बॉटनी के साइड से तुम्हारा जो बायोटेक एक आ रहा है, बायोटेक के 2 चैप्टर आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आ रहा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आ रहे हैं। और तुम्हारे आ रहे होंगे इकोलॉजी के 2 चैप्टर, ये आ रहे ना, इसके अलावा कोई है बोलो फटाफट। स्ट्रेटजी वाला भी चैप्टर आ रहा है, स्ट्रेटजी एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यानी यही आ रहे हैं। बायोटेक के 2 चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी के 2 चैप्टर, बस थोड़ा आसान सा है, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले, तुम लोगों को बायोटेक में कहाँ कहाँ पर सब इश्यू है? पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर। चलो बोलो सभी लोग अपना अपना मैसेज करो। बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर, इसलिए तुम्हें जल्दी चल रहा था, मुझे लगा कि भाई जल्द जल्द कर रहा है। बोलो बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में इशू, माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है यस करेक्ट। तो मुझे बताओ बायोटेक के फर्स्ट चैप्टर में कोई इशू, एनीवन? क्लियर है सभी? कोई डिस्कवरी पूरा बताया है बच्चा, कैसे कोहेन एंड बोयर ने बनाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी बताया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता दिया, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, सब कुछ बताया। एक ही चीज अच्छे से करके जाइएगा, वो है आपका क्लोनिंग वेक्टर का। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, पीबीआर 322 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं आता है मुझसे लेक्चर ले लीजिएगा। पीसीआर आई थिंक सबको आता होगा, आसान है बच्चा। पीसीआर के स्टेप्स, एंजाइम्स, क्या फायदे हैं, सब कुछ आता होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबको आता है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या, आज मैं टेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डन। इसके अलावा तुम्हारे पास में बायोरिएक्टर थे, वो भी आते होंगे, बायोरिएक्टर। इसके अलावा तुम्हारे पास में थे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मैं कुछ 20-30 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो मुझे लगेगा कि तुम्हें आते हैं। पूछ लूं? फर्स्ट चैप्टर से मैं पूछूं क्वेश्चंस, क्योंकि सेकंड तो आसान है मुझे मालूम। पूछ लूं? चलो चलो पूछता हूँ फटाफट, 20 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना आंसर। चलो ये बताओ सबसे पहले, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन सा था? पढ़ाया है, बोलो फटाफट, फिर इकोलॉजी में जाएंगे। हिंद सेकंड। हाँ मैसेज करो सभी लोग। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आंसर करो सभी लोग। हिंद 2 करेक्ट है। ये बताओ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कौन बनाता है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बनाता कौन है? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स। क्यों बनाता है? हम क्यों नहीं बनाते भाई, हमारे अंदर में क्यों नहीं बनता? यूकैरियोट्स कब बनाएगा याशिका? मैंने पूरा कहानी बताया है, यूकैरियोट्स क्यों बनाएगा बताया था। वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया को किल करना चाहता है, तो बैक्टीरिया अपने डिफेंस में एक एंजाइम रिलीज करता है, जिससे कि वो वायरस के डीएनए को तोड़ सके। इसी एंजाइम का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लेकिन वो अपने डीएनए को भी तोड़ सकता है, इसलिए उसके अंदर में एक और एंजाइम बनते थे, जिसे अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर सके और वायरस के डीएनए को तोड़ सके। चलो अब बताओ ध्यान से, जो सबसे अभी तक कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं? अभी तक कितने तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए जा चुके हैं? 900 या मोर देन 900? मोर देन 900। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 900 से ज्यादा तुमने आइसोलेट किया है, फ्रॉम हाउ मेनी स्ट्रेन? हाउ मेनी स्ट्रेन, कितने स्ट्रेन से निकाले? सबको आता है? 230। ये बताओ E-core1 जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका रिकॉग्निशन साइट कौन सा है? एक ही याद करने आप, जो E-core1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका जो रिकॉग्निशन साइट है, याद है कौन सा है? बाकी लोग भी कर सकते हो। CTTAAG, कटक सटा। ठीक है, GATTC,
बाकी लोग भी लिख सकते हो, सबको पढ़ाया है, बहुत आसान सा है। पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए 2 साइंटिस्ट ने बताया था। बोलो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? फर्स्ट टाइम 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। बताओ 2 साइंटिस्ट का नाम क्या क्या था? बोलिए। एक याशिका ने बोला, और बोलो। और महक ने बोला, और बोलो। याद नहीं है, ये भी अच्छा आंसर है। बता रखा है, एग्जाम है, कितनी बार पढ़ेगा? कोएन एंड बोयर, कोएन एंड बोयर। याद करो, पूरा टेक्निक बताया था कि कैसे उसने प्लाज्मिड निकाले, उसके अंदर से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को जोड़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इक्वलाई के अंदर में डाला। स्टैनली कोहेन एंड बोयर। ठीक है, अब बताओ, जो हम लोग नेमिंग करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, पहला लेटर कौन सा होता है? पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हम लोग नेमिंग करते हैं रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। सेकंड लेटर, सेकंड लेटर स्पीसीज। थर्ड लेटर, थर्ड लेटर स्ट्रेन। और जो न्यूमेरिक्स रहते 1 2 3 रहता है, वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो हिंड 2 पहला डिस्कवर्ड कैसे हो गया? हिंड 1 होना चाहिए था ना। तो हिंड 2 पहला डिस्कवर्ड कैसे हुआ? हिंड 1 होना चाहिए था। क्या एनसीईआरटी में गलतियां हैं, मिस्टेक है? क्या ये एनसीईआरटी का मिस्टेक है? नहीं। तो क्यों लिखा हिंड 2? हिंड 1 फर्स्ट डिस्कवर्ड होना चाहिए था। तो मैंने क्या बोला था? डिस्कवर्ड एंजाइम पहले हो गया था, लेकिन प्योर फॉर्म में 5 साल के बाद आइसोलेट हुआ। आइसोलेशन बाद में हुआ, डिस्कवरी पहले हो गई थी। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये बताओ, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या डीएनए को कहीं रैंडम साइट से कट मारेगा या स्पेसिफिक साइट से कट मारेगा? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को कहीं भी रैंडम साइट से कट मारेगा या स्पेसिफिक साइट से कट मारेगा? स्पेसिफिक साइट से। कौन से बॉन्ड को कट करेगा? ये कौन से बॉन्ड को कट करेगा? GATTC है, सभी बच्चों को मालूम है GATTC। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कौन से बॉन्ड को मेनली कट करता है? बहुत ध्यान से बताना। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को कट करता है इंटरनली। तो कौन से बॉन्ड को कट करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? एनीवन? तो याद रखिएगा, यहां पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये जी, ये ए, ये टी, टी सी, इसने जो कट मारा, चलिए बताइए कहां से कहां, किसके बीच में कट मारेगा? सेंटर पे कट मारेगा, इकोर 1 या सेंटर से अवे? बताइए फटाफट, ये सेंटर पे कट मारेगा या सेंटर से अवे? क्या मैंने बोला था? सेंटर पे कट मारेगा या सेंटर से अवे कट मारेगा? बोलो। सेंटर पे कट मारेगा या सेंटर से अवे कट मारेगा? फटाफट बोलो। सेंटर पे, सेंटर के अवे। बस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सेंटर से कट मारेगा या सेंटर से अवे? करा रखा है। सर ई को R1 सेंटर से अवे मारेगा। हाँ, सेंटर कौन है भाई? टोटल न्यूक्लियोटाइड 6 है ना। सेंटर बच्चा ये है ना, सेंटर ये हुआ ना आपका। क्या यहां से कट मारता है? नहीं, वो कट मारेगा ना कहां से? सेंटर से अवे, जी और ए के बीच। देखिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटा और दूसरे के बच्चा जी और ए के बीच में कट मारा, तो बेटा सेंटर के अवे है या सेंटर पे अवे?
किसके बीच? जी और ए के बीच, दूसरे के भी जी और ए के बीच। कौन सा बॉन्ड कट हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कट हुए? फॉस्फोडाइस्टर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक बेटा इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो बेटा इंटरेक्शन होता है, वो तो आसानी से अलग हो जाएंगे। तो चलिए बताइए, स्टिकी इंड बनेगा या ब्लंट इंड बनेंगे? ये कट हुआ तो ये बच्चा स्टिकी इंड बना या ब्लंट इंड बने? बोलिएगा ध्यान से। स्टिकी एंड। हाँ, ओवर हैंगिंग है, आपस में जुड़ सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? स्टिकी। आ रही बात समझ में? चलिए अब मुझे बताइए कि मुझे डीएनए को, मेरे अंदर में बच्चा ये मेरा सेल है और ये बच्चा मेरा डीएनए, मुझे यहां से डीएनए को निकालना है, तो मैं लाइसिस एंजाइम यूज करूंगा, जिससे कि मेरा सेल वॉल टूट जाए, प्रोटीन टूट जाए ना, सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए। सेल वॉल तो है नहीं हमारे अंदर। यहां बताइए बच्चा, हम कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेंगे? प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज, बताइए कौन सा एंजाइम बच्चा हम यूज नहीं करेंगे? ध्यान से बताना आंसर। मुझे यहां से डीएनए निकालना है, तो मैं यहां पास एंजाइम से ट्रीट करूंगा कि सारी चीज डाइजेस्ट हो जाए। कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेंगे? डीएनए। आंसर इज द डीएनए। अगर कर देंगे तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर आपके सेल से आरएनए निकालना है तो इनमें से कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेगा? अगर आपके सेल से आरएनए निकालना है तो इनमें से कौन सा एंजाइम यूज नहीं कीजिएगा? आरएनए। आंसर इज द आरएनए। ठीक है, अब बताइए, अब आपने इस डीएनए को कट कर दिया, ये आपका डीएनए था, इसको रैंडमली कट कर दिया। कट कर देंगे तो अब बच्चा ढेर सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे। इस फ्रैगमेंट को साइज के बेसिस पे अलग करना है, बोलो तुम्हारे पास क्या टेक्निक है? इस फ्रैगमेंट को साइज के बेसिस पे अलग करना है, तुम्हारे पास कौन सा टेक्निक है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। आंसर इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए मुझे बताइएगा, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन किया, ये बच्चा वेल बना दिए जहां डीएनए लोड करेंगे। अब मुझे बताओ, ये ए वाला कौन एंड होगा? एनोड या कैथोड? और बी क्या होगा? बताइएगा। मैं यहाँ डीएनए लोड कर रहा हूं, यहाँ बच्चा डीएनए मैंने लोड कर दिया, बताइए ए एनोड है या कैथोड है? ठीक है, क्लू दे रहा हूं, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, डीएनए पे खुद नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इंड रखेंगे वो एनोड रखेंगे या कैथोड रखेंगे? सर तो ऊपर वाला कैथोड रखेंगे और ऊपर वाला बोलो कैथोड। कैथोड रखेंगे, कैथोड, और नीचे वाला बच्चा एनोड। ए का मतलब आना, याद रख लीजिए। अब बताइए, थोड़ी देर में बच्चा डीएनए सेपरेट हो गया, डीएनए सेपरेट हो गए, तो बताइए यहाँ पास ये बच्चा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मुझे बताइए किस बेसिस पे सेपरेट हुए? साइज के बेसिस पे। सबसे छोटा साइज का कौन सा है इनमें? सबसे छोटा साइज का कौन है? सबसे बड़ा साइज कौन सा है? सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा डी। हाँ, जितना ज्यादा छोटा होगा वो सबसे नीचे की तरफ, जो सबसे छोटा होगा सबसे नीचे की तरफ होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर की तरफ होगा। डन। अब बताइए, सीव इफेक्ट, बचा सीविंग इफेक्ट से वो सेपरेट हो गए। अब मेरा कहना है कि यहाँ पर साइज कौन कौन से होंगे? ए बी सी डी अरेंज करने के लिए देंगे, तब क्या करोगे? अब मुझे बताओ, यहाँ पर डीएनए दिखेगा नहीं दिखेगा? जेल पे डीएनए दिखते हैं नहीं दिखते? यस या नो? जेल पे डीएनए दिखता है नहीं दिखते? नहीं दिखते। नहीं अगर दिखते। मुझे दिखना है, जेल पे मुझे देखना है, तो मुझे एक केमिकल यूज करना पड़ेगा, बोल सो कौन सा? अगर इथीडियम मुझे ब्रोमाइड। जेल पे डीएनए देखना है तो कौन सा केमिकल? इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड। जब इथीडियम ब्रोमाइड रखेंगे तो किस रेस के प्रेजेंस में हमें देखना है? यूवी। इंफ्रारेड, यूवी अल्ट्रावायलेट, यूवी रेस। तो वो कैसा कलर का दिखेगा? वो कैसा ब्राइट कलर का ऑरेंज। दिखेगा? ब्राइट ऑरेंज। तो अब हमें यहां से काट करके डीएनए को बाहर निकालना है। बोलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? इल्यूशन। इस इल्यूशन। प्रोसेस का नाम क्या है? इल्यूशन। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये आपने इल्यूशन कर लिया, ये आपने जीन निकाल लिया, अब मुझे इसे बैक्टीरिया के अंदर भेजना है। क्या हम डायरेक्टली भेज दें या किसी के हेल्प से भेजेंगे? सर किसी के हेल्प से भेजो, ये प्लाज्मिड के हेल्प से भेजिए। तो बोलिए बच्चा, प्लाज्मिड को क्या नाम देंगे?
इसके हेल्प से अपने डीएनए को वहां भेजोगे, उसे क्या नाम देंगे? आंसर इज अ वेक्टर। इसी को हम, ठीक है, तो अब हमें वेक्टर को कट करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, वेक्टर को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे जिससे आपने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था, अपने डीएनए को कट किया था, या डिफरेंट से कट करेंगे? सेम वाले से। सेम वाले से, क्यों? ताकि दोनों के जो स्टिकी एंड्स है वो सेम होए हाँ, और वो सेम दोनों रहे। जुड़। हाँ, दोनों के सेम स्टिकी एंड होंगे तभी तो जुड़ पाएंगे। तो आपने कट किया और दोनों को जोड़ दिया। बोलिए, जोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं लाइगेशन। बोलिए, कौन सा एंजाइम की हेल्प से तुमने जोड़ा था? किस एंजाइम की डीएनए हेल्प से लाइगेज। तुमने डीएनए डीएनए को लाइगेज। जोड़ा था? डीएनए लाइगेज, सबको याद है ना? चलिए, अब मुझे यहां से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहां पहुंचाना है, बैक्टीरिया के अंदर डालना है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना है, प्रोसेस का नाम बताइए। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन क्या डीएनए माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल से? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डीएनए माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल से? माइक्रो, मैक्रो। डीएनए माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल, एनसीईआरटी में ये थ्योरी में लिखा गया। मैक्रोमोलिक्यूल से बड़ा है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये बैक्टीरिया इस बड़े डीएनए को एक्सेप्ट करेगा? यस या नो? डीएनए बड़ा है, साइज बड़े है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या बैक्टीरिया इसे एक्सेप्ट करेगा? यस या नो? नहीं लेगा, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े साइज के। तो अब मुझे उसकी परमिबिलिटी बढ़ानी है, उसे तैयार करना है जिससे कि ये अपने अंदर में इनटेक कर सके, अपने सेल वॉल को परमिएबल बनाए। तो बोलो, इसे बनाएंगे कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हमें कौन सा केटाइन यूज करना पड़ेगा? हमें कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कौन सा केटाइन यूज करना पड़ेगा? डाइवेलेंट केटाइन। ठीक है, बोलो फटीला, सभी लोग, सभी को आते हैं ये सब क्वेश्चन। तो हमें कॉम्पिटेंट बनाना है जिससे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आसानी से अंदर जा सके। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डाइवेलेंट केटाइन। आगे बात समझ में? अब मुझे बताइए, अगर मुझे बैक्टीरिया के अंदर में इस डीएनए को डालना है, सबसे अच्छा टेक्निक हमारे पास कौन सा है? अगर बैक्टीरिया के अंदर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है तो हमारे पास बेस्ट टेक्निक कौन सा है? बोलो सभी लोग। एक बबीता ने बोला है हीट एंड शॉक मेथड। सभी लोग बोलो, आंसर दो। मुझे बैक्टीरिया के अंदर में फॉरेन डीएनए को डालना है तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? हीट एंड शॉक मेथड। चलिए, अगर मुझे प्लांट के अंदर में डीएनए डालना है तो मेरे पास सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा है? जीन गन। जीन गन का एक और नाम क्या है? बायोलिस्टिक्स। जीन गन का एक और नाम बायोलिस्टिक मेथड। इसमें जो हम बुलेट पार्टिकल यूज करेंगे वो किस मेटल का बना होता है? गोल्ड और टंगस्टन। सभी को याद है? सभी को याद है ना? चले, अगर मुझे एनिमल के अंदर में जीन डालने हैं, जीन को उठा के उसके अंदर डालना है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? मुझे एनिमल के अंदर में डालने हैं तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है तुम्हारे? माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन। चलिए, अब मुझे बताइए, एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है कि वेक्टर के फॉर्म में आप डिसआर्म्ड पैथोजन को यूज कर सकते हो। याद कीजिए, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है कि आप वेक्टर के फॉर्म में डिसआर्म्ड पैथोजन को आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो सर यहाँ पर डिसआर्म्ड का मतलब क्या है बताइए? आप वेक्टर के फॉर्म में डिसआर्म्ड पैथोजन को यूज कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी ने डिसआर्म्ड का मतलब क्या बताया? जिसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, ठीक जो है, हार्म नहीं करे। मतलब जो हमें हार्म ना करे। यानी कि जैसे कि हमारे पास में रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस हम पे अटैक करेगा, हमारे सेल को मार देगा, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? डिसआर्म कर दे, यानी कि हमारे अंदर अटैक भी करे, हमारे अंदर में जीन का ट्रांसफर भी कर दे, लेकिन नुकसान ना पहुंचाए। तो मैंने उसके आर्म को काट लिया। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जब आपने पढ़ा होगा जीन थेरेपी,
आपने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीन को काट लेते हैं ना, जिससे कि वो हम पे अटैक ना कर सके, हमारे डीएनए को ट्रांसफर कर दे। अब बचाओ, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है? प्लांट के अंदर में एक बैक्टीरिया होता है जो अटैक करता है प्लांट के ऊपर, ट्यूमर, कैंसर कॉज कर देता है। बताइए उस बैक्टीरिया का नाम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। चलिए और बच्चे लोग बोलिए, आप लोग, खुशी, दिवांशी, तुम लोग बोलो, ठीक है। बताइए, प्लांट के ऊपर में एक बैक्टीरिया अटैक करता है जिसके चलते उसे ट्यूमर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम बोलो फटाफट। किसी का आंसर ही नहीं आया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, बाकी तुमने, बाकी लोग तो सोए हुए हैं, ठीक है। तो आंसर इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर में एक स्पेशल प्लाज्मिड है, नाम बताओ। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर में, ये तो मेन डीएनए उसका है, उसके अंदर में स्पेशल एक प्लाज्मिड है, बोलो क्या नाम होगा इस स्पेशल प्लाज्मिड का? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड। टीआई का फुल फॉर्म क्या है? टीआई का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है, टीआई का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसके अंदर में स्पेशल बच्चा डीएनए है, इस डीएनए को कहते हैं टीडीएनए। ये क्या करता है, ये प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके डीएनए। तो ये टीडीएनए अपने आप को यहां से कट करेगा, कट करेगा, और अपने आप को, अब प्लांट के डीएनए को कट किया और प्लांट के डीएनए के साथ मर्ज कर लेगा। तो अपने डीएनए को कट किया, प्लांट के डीएनए को कट किया, और जाके उसमें जुड़ गया। तो जो काम बच्चा आप लैब में कराते हो, यहाँ का डीएनए काटा, वहां के डीएनए को कट किया, फिर दोनों को जोड़ा। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए लैब में करते थे आर्टिफिशियली, ये काम नेचुरली अपने आप हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि उसके अंदर में एक डीएनए, टी डीएनए, ट्रांसफर डीएनए, ठीक है। लेकिन इससे प्लांट के अंदर में ग्रोथ बढ़ जाएगा, वो तेजी से डिवाइड करने लगेगा, और प्लांट जब तेजी से डिवाइड करेगा, मास ऑफ सेल बनेगा, तो प्लांट के अंदर क्या हो गया, ट्यूमर, क्रोन। क्रोन का मतलब होता है ताज, ताज की तरह एक स्ट्रक्चर बन गया। तो प्लांट को तो नुकसान हो गया, तो हमें क्या करना है, इस टीडीएनए के अंदर में कुछ पार्ट को रिमूव कर देना है, उसको डिसआर्म्ड कर देना है, जिससे हमारे डीएनए को पहुंचाए भी लेकिन कोई डिजीज भी ना हो। तो ये हो गया बच्चा डिसआर्म्ड पैथोजेन, डिसआर्म्ड पैथोजेन। डन, सभी को समझ में आ गया होगा मेरे वजह से। चलिए आगे बात समझ में सभी को, हाँ चलिए, डन, सभी को आ गया ना। चलिए अब मुझे बताइए, ध्यान से, ध्यान से बताइए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बच्चा जो जेल बनाते थे वो एगारोज नाम का केमिकल से बनाते थे। कहां से लाते थे एगारोज? एगारोज बच्चे कहां से लाते थे? रेड एल्गी। हाँ, रेड एल्गी, जो हमने पढ़ा था सर, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, हाँ सीवीड्स। भाई बच्चा सीवीड्स याद कीजिए, हमने रेड एल्गी पढ़ा भी था। चलिए अब मुझे बताइए ध्यान से, ध्यान से बताइए, ये बताइए कि जब आपने पढ़ा था पीसीआर, तो बताइए बच्चा पीसीआर में टोटल कितने स्टेप होते थे? पीसीआर में टोटल कितने स्टेप होते थे? 3 स्टेप। सबसे पहले हम हाई टेम्परेचर पे उसे गर्म करते थे, जिससे कि दोनों के स्टैंड टूट जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। इस प्रोसेस का नाम बताइए। डीनेचुरेशन। इसके बाद में हम उसमें प्राइमर ऐड करते थे, बोलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? एनिलिंग। इसके बाद में हम एक एंजाइम डालते थे, जिसके चलते वो एक्सटेंड हो जाए, वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड बन जाए, इसे क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। इस प्रोसेस के अंदर में एक एंजाइम यूज होता है, उसका नाम बताइए। इस प्रोसेस के अंदर में एक एंजाइम यूज होता है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। चलिए तो बताइए टैग पॉलीमरेज कहां से निकाला जाता है? क्या हमारा है, प्लांट का है, बैक्टीरिया का है, कहाँ का है, बोलिए। बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्या, थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है भाई? थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर है? चलो अब मुझे बताओ ध्यान से,
अगर मुझे बच्चा किसी को क्लोनिंग वेक्टर बनाना है, मुझे कोई वेक्टर चाहिए जो हमारे डीएनए को ले जाए, तो क्लोनिंग वेक्टर बनाने के लिए 3 फीचर क्या क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर बनने के लिए 3 फीचर क्या क्या होने चाहिए? एनीवन? ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 199 पे गिवन भी है, बोलिए। कोई भी वेक्टर ORI है तो होनी चाहिए, हाँ, सबसे पहले selectable। वो अपने आप को रेप्लिकेट करने की पावर होनी चाहिए, अपने आप को रेप्लिकेट करने की पावर होनी चाहिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ORI साइट, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर, जो कि वो सिलेक्ट करे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरा क्या होना चाहिए? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसे पहचान करके कट कर सके। तो मुझे बताइए, आप लोगों का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया पीबीआर 322 का, पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या बच्चा आप बना लोगे? कुछ ट्रिक्स विक्स आते Yes. हैं? ट्रिक्स आते हैं, तो मैंने ट्रिक्स में बोला था कि आप कुछ चीजों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि इनमें बच्चा अपना ORI साइट हो, यानी अपना रेप्लिकेशन साइट हो, खुद से रेप्लिकेट कर सके। दूसरा, जब ये बैक्टीरिया के अंदर जाए तो अपना रेप्लिकेशन कराने वाले प्रोटीन खुद से बनाए, अपना रेप्लिकेशन कराने वाले खुद से प्रोटीन बनाए, तो उसको बनाने वाले जीन होने चाहिए, जिसे हम लोग कहेंगे ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। याद आ रहा है आपको? यानी वो जब जाएंगे उसके लिए प्रोटीन चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज ना, ये सब चाहिए, बहुत सारे डीएनए हेलिकेज, कई सारे एंजाइम चाहिए, तो वो खुद से बना सके। यानी तुम किसी के घर पे जाओ तो भाई अपना इंतजाम खुद करके जाइए, उसके भरोसे नहीं रहना। इसके अलावा यहाँ पर 2 तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, नाम बताइएगा। ये ए है, ये बी है, बोलिए ए कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, बी कौन सा है? एम्पासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। हाँ, तो क्लॉकवाइज पढ़िए बच्चा, क्लॉकवाइज पढ़िएगा। क्लॉकवाइज पढ़िए तो पहले बच्चा आएगा ए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होंगे, और इधर शायद बच्चा यहाँ पास आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होंगे, TETR होगा। करेक्ट या इनकरेक्ट? याद है? पहला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा कौन हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सेकेंड चीज ध्यान से बताना, अब बताओ यहां पास कितने रिकॉग्निशन साइट होंगे? जहां पास कट करेगा उसी को हम लोग क्लोनिंग साइट कहते हैं, उसी को रिकॉग्निशन साइट। ध्यान से सुनना, मैं ट्रिक दे रहा हूं केवल, ध्यान से देखना। यहां से बच्चा बी से बॉटनी याद रखना, बी से बच्चा बॉटनी, B4 बॉटनी याद रखना। तो यहां बच्चा बी से एक होगा, B4 बॉटनी याद कर लीजिएगा। फिर मेरा नाम याद रखिएगा, SHADAB ना। तो यहां पास एक और होगा बच्चा एस नाम का, तो बॉटनी मेरा नाम याद रखिएगा, हो गई बात। क्लॉकवाइज बता रहा हूं, क्लॉकवाइज। फिर आपको याद रखना है कि आपको फिजिक्स कितने टीचर ने पढ़ाया। तो फिजिक्स बच्चा शायद अवंती में 1 टीचर या 2 टीचर ने पढ़ाया, आपके स्कूल में भी 2 टीचर, 1 टीचर ने पढ़ाया हो बच्चा। तो मान लीजिए फिजिक्स के 3 टीचर है, तो P से बच्चा आप 3 याद रखिएगा। P से कितना याद रखिएगा? 3। P से क्या याद रखिएगा बच्चा? 3। तो आपको कितने कितने याद हो गए? B4 बॉटनी B से 1 याद रखिएगा, शादाब S से याद रखिएगा, 2 हो गए। P से बच्चा 3 याद रखिएगा। फिर बच्चा आपको केमिस्ट्री का एग्जाम देना है ना बोर्ड में, C से 1 याद रखिएगा, C से 1 याद रखिएगा। इसी तरह से इंग्लिश का भी एग्जाम दीजिएगा, इंग्लिश का भी एग्जाम दीजिएगा, याद रखिएगा 1 ई से। इसके अलावा आप हिंदी का भी एग्जाम बच्चा शायद क्लास 10th वगैरह में देते थे, तो H से 1 याद रख लीजिएगा, तो तुम्हारा बच्चा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका एक ट्रिक बन जाए। PBR 322 NCERT डायग्राम। चलिए, तो ये आपको मैंने एक ट्रिक दे दिया कि आप एग्जाम में गड़बड़ ना। हाँ देख लीजिए, आपको दिख रहा है फिगर? रुको 1 मिनट और बड़ा करने दो। हाँ दिख रहे, देखिए। तो मैंने क्या बोला था ट्रिक? सबसे पहले बच्चा क्लॉकवाइज चलिए, तो क्लॉकवाइज में पहले आया ए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। उसके बाद मैंने क्या आपको ट्रिक दिया?
टी, ए टी याद रखिए, ए टी, एट याद रखिए, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। फिर आपको क्या मैंने बोला, बी फॉर बॉटनी, एस फॉर शादा। फिर मैंने आपको क्या बोला, फिजिक्स तीन बचा फिजिक्स, पी पी पी, देखिए पीवीयू 2, पीएसटी 1, पीयूवी 1, 3 फिजिक्स याद हो गए। फिर मैंने क्या बोला, इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, सी फॉर केमिस्ट्री, एच फॉर हिंदी, काम बन गया। चलो बताओ किसे किसे याद हुआ, ओ आर आई आर ओ पी तो होंगे। बताओ अब एग्जाम में आएगा, लिख तो लोगे, बताओ फटाफट किसे किसे याद हो गए, यस सर। यस सर। हो जाएंगे याद, ठीक। अब बताइए, अब एक सिंपल से वर्ड में एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा बच्चा, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन, इसका एक सिंपल मीनिंग में बताओ क्या होगा। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, मैं सिंपल वर्ड में एक समझा रहा हूं। मान लीजिए ये बच्चा आपका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये बच्चा आपका प्लाज्मिड है, और इधर आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंजीन है, इधर बच्चा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंजीन है, इधर बच्चा एम्पिसिलिन रेसिस्टेंजीन है। मैंने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियरिटी करके बताई थी। मैंने यहां से एंजाइम से कट मारा, यहां से कट मारा, जानबूझ करके मैंने कहां से कट मरवाया, AMPR से। नहीं, यहाँ पर कौन सा है बोलो सर, यहाँ पास है टेट्रासाइक्लिन, हाँ करेक्ट करेक्ट। यहाँ पर कौन है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंजीन। चलिए मैंने कट करवाया, और कट करवाने के बाद ध्यान सुनना, इसके अंदर में मैंने जोड़ दिया, ध्यान सुनिएगा, इसके अंदर बच्चा मैंने जोड़ दिया, कट हो गया, कट हो गए, कट होके खुल गया, कट होकर के बच्चे खुल गए, ध्यान सुनना, कट होकर के खुल गए, ठीक है। अब मैंने यहां पर रख दिए आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ग्रीन वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है बच्चा कि ये ग्रीन वाला जाकर के यहाँ अटैच हो जाए, हो सकता है ग्रीन वाला जाके अटैच हो जाए, सोचिए। और हो सकता है बच्चा अटैच ना हो, अगर अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होंगे तो वापस ही जुड़ जाएंगे, वापस ही जुड़ जाएंगे। तो मुझे बताइए ए नंबर में आपके अंदर में कौन सा जीन था, तो ये बच्चे ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंजीन, मैंने उसे कट मारा, और कट मारने के बाद बच्चा उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, किसे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब बताओ, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन थे वो कट हो गए, उसके अंदर मैंने अपना जीन इंसर्ट कर दिया, तो ये रेड वाले जीन तो खराब हो गए ना, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन तो बच्चा खराब हो गया ना, इसलिए कहा जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो पुराने जीन क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो प्रोसेस का नाम बच्चा इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। आई बात समझ में। सेकेंड वाला देखिए फिगर, क्या बच्चा मैंने कट मारा, कट मार करके वो खुद से जुड़ गए, खुद से बच्चा जुड़ गए, तो क्या यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन इनएक्टिव हुआ, नहीं सर। तो जो रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गए, उनके अंदर में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, इसलिए प्रोसेस का नाम इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। डन, समझ में आई, बताओ किसे किसे समझ में आया इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो तुम्हें फिर से बता दूंगा, रिपीट करना है बोलो, नहीं तो मैं फिर से बोलो, समझ में आ गया सभी को। यस सर। ना कुछ नहीं करना है, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखना, मेरा हाथ दिख रहा है, ये बच्चा आपका टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, ठीक, इसे मैंने कट मारा, कट मार करके यहाँ बच्चा इंसुलिन जीन जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है टेट्रासाइक्लिन जीन खराब हो गए, मैंने ये जीन इंसर्ट किया तो पुराने वाले जीन खराब हो गए, प्रोसेस का नाम इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। चलिए मैंने कट मारा, खुल गए, और यहाँ पर बच्चा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ, नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गए, तो वो क्या होंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गए तो बच्चा ऐसे ही बने रहेंगे, अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो इसी को कहेंगे बच्चा ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। आई बात समझ में। तो यही पास आपके एनसीईआरटी कुछ बच्चा ब्लू व्हाइट कलर की बातें करती है, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन की बातें करती है, जो मैं सिंपल वे में सिखा रहा हूं। देखना ध्यान सुनना, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ये देखिए, ये आपका समझना चीजों को, ये आपका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, AMPR है, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है,
और यहां पास बच्चा मैंने एक जीन लिया, ये कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं, एक जीन है बच्चा लैक जेड। कौन सा जीन है बोलो? लैक जेड। सर ये लैक जेड क्या करता है? ये कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं, लैक जेड जीन है। बोले ठीक है सर ये क्या करता है? ये जीन है तो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बनेंगे? एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है बच्चा बीटा गैलेक्टोसिडेज, इसलिए नाम लिखा बी गैल। ये नाम है बच्चा बीटा गैलेक्टोसिडेज। बोले ठीक है सर। अब ये क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करेगा? ये वहां सबस्ट्रेट होगा, वहां बच्चा कुछ व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट होंगे, व्हाइट कलर के बच्चा सबस्ट्रेट होंगे। क्या नाम है? एक्स गैल। उस सबस्ट्रेट का नाम होता है बच्चा एक्स गैल। इसके ऊपर में आएगा एंजाइम, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये बच्चा कलर देगा ब्लू कलर के। कैसे कलर देगा? ब्लू कलर के। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में क्या आया? मैंने क्या बोला कि ये देखिए ये जीन है, कौन सा? लैक जेड जीन। बोले ठीक। जीन है यानी डीएनए का पार्ट, डीएनए के पार्ट को जीन कहते हैं। तो उससे क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना? एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। जब आएगा तो सबस्ट्रेट को जो व्हाइट कलर का है किसमें कन्वर्ट किया? ब्लू कलर के प्रोडक्ट में। ये चीज समझ में आई? बोले हाँ। अब देखना ब्लू और व्हाइट का क्या चक्कर। अब मैंने क्या किया, यहां से ध्यान से देखिएगा, अब समझना कॉन्सेप्ट। हमने क्या करने वाले, ये देखिए ध्यान से समझना चीजों को। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और ये क्या है बच्चा? ये आपके बी गैल जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाला जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम वाला जीन। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल बी गैल जीन भी लिख सकते हैं बच्चा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन। रियल नाम क्या है? लैक्जेड जीन। एनसीईआरटी ने क्या कहा? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है, तो बी गैल जीन बोल दीजिए। हमने क्या किया, यहां से कट मारा, यहां से बच्चा कट मार दिया, खराब हो गया, बी गैल जीन बच्चा खराब हो चुके हैं। जब ये कट मारा तो दो ऑप्शन आए, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन, ये जब कट हो गया, ठीक है, देखिए क्या हुआ। तो यहां पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो होंगे, एम्पिसिलिन तो रेजिस्टेंट जीन होंगे, लेकिन यहां पास कौन सा खराब हो गया? बी गैल जीन कट हो गए। अब यहां पर मैंने जोड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन को आप जोड़ना चाहते हो रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, तो मैंने यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दिया, ये येलो वाला, ये जुड़ गए बच्चे, जुड़ गए। हाँ जुड़ गए। कौन? जीन ऑफ इंटरेस्ट। और इस केस में, सेकेंड वाले केस में जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ पाया। तो बताइए, ये हो गया बी नंबर, ये बच्चा ए नंबर। तो बी नंबर के अंदर में क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुए? नहीं। तो ये कैसा रह गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट। पहले वाले केस में क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुए? हाँ, तो कैसा हो गया बच्चा? रिकॉम्बिनेंट। अब मुझे बताना, बी वाले केस में बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन कैसा है? एक्टिव या इनएक्टिव? बोलो। बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन एक्टिव है। एक्टिव है तो ये आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएंगे, एंजाइम बनाएगा। सबस्ट्रेट जो ब्लू कलर के हैं, सबस्ट्रेट कैसा था बच्चा? व्हाइट कलर के, उसको कन्वर्ट करेगा ब्लू कलर में। तो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। डन। लेकिन ए नंबर को देखिए, इसके अंदर में बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन खराब हो गया। अगर जीन खराब हो गए तो क्या आरएनए बनेंगे? नहीं। आरएनए बना? नहीं बने। प्रोटीन बने? नहीं बने। एंजाइम बना? नहीं बने। अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या बच्चा? व्हाइट कलर का सबस्ट्रेट ब्लू में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो जो व्हाइट कलर की कॉलोनी देगा, जो व्हाइट कलर ही रह जाएंगे, तो यानी वो कैसा है बच्चा? रिकॉम्बिनेंट वाले। और जिसके अंदर में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट नहीं बने, तो बच्चा उसके अंदर जीन तो एक्टिव है, एंजाइम बनेंगे और वो कैसा कलर देंगे बच्चा? ब्लू कलर। तो एनसीईआरटी ने इसी को लिखा है बच्चा ब्लू व्हाइट सिलेक्शन।
ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। क्या ये टॉपिक कुछ समझ में आया या ऊपर से गया? बोलना, क्या टॉपिक समझ में आया? रिपीट Yes, करूं? sir. आगे बात समझ में, बोलो किसी किसी समझ में आया पहले बताओ, तो हैंड रेस करो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir, आ गया. डन, समझ में आया? इसलिए आप दिखा रहा हूं तुम्हें एनसीईआरटी एक मस्त सा फिगर दिखा रहा हूं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। देखो कितना अच्छा सा फिगर दिखेगा। ये तुम्हें दिख रहा है? 1 मिनट, हाँ दिख रहा है, ये बढ़िया सा फिगर दिख रहा है, दिख रहा है? कहीं पे बैक्टीरिया ब्लू कलर के, कहीं पे बैक्टीरिया व्हाइट कलर के। तो जो ब्लू कलर की है और एक व्हाइट कलर की है, तुम बताओ कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट? थ्योरी क्या था? जिसके अंदर में बीटा कैलेक्टोसिडेज बनाने वाला जीन कट हुआ, उसके अंदर में आपके जीन इंसर्ट हो गए, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, वो इनएक्टिव हो गया, तो वो अब इनएक्टिव हुआ तो एंजाइम बनेगा नहीं, एंजाइम बनेगा नहीं तो व्हाइट कलर के सबस्ट्रेट को ब्लू में कन्वर्ट करेगा नहीं, तो वो बैक्टीरिया कैसी कॉलोनी बनाएगी? व्हाइट कलर की। लेकिन जिसके अंदर में जीन कट तो किया, लेकिन उसके अंदर में बीटा गैलेक्टोसिडेज को काटा, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड ही नहीं हुआ, इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर में जीन एक्टिव रहेगा, एंजाइम बनेंगे, तो सबस्ट्रेट को ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देंगे, तो दिखेगा बच्चा ब्लू कलर। तो जो व्हाइट कलर है वो रिकॉम्बिनेंट है, और जो ब्लू कलर है वो बच्चा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाती है? हाँ, व्हाइट रिकॉम्बिनेंट, ब्लू सेल्फ लाइगेट, करेक्ट। याशिका एकदम 100% करेक्ट। डन डन डन, समझ में आ रहा है, यानी तुम्हें बायोटिक आता है, इसका मतलब है तुम्हें बायोटिक आता है। ठीक है, फिर भी बच्चा मैं बोलूंगा, मेरा सलाह है कि आपको बच्चा क्लोनिंग वेक्टर अच्छे से कीजिएगा, इसी में बच्चे लोग, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब आगे और पूछता हूं, चलिए ये बताइए, ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चा, हमें बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो करना है, तो एक बड़ा सा मुझे वेसल्स चाहिए 1000 लीटर का, जहां पर लार्ज स्केल में ग्रो कर सके, तो बताइए वो कौन सा, उस वेसल्स का नाम क्या होगा? बताओ उस वेसल्स का नाम क्या होगा, फटाफट बोलो। हमें बैक्टीरिया को लार्ज स्केल में ग्रो करना है, तो हमें एक बड़ा सा वेसल चाहिए, इज कॉल्ड द बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर के लिए शर्त क्या क्या है? शर्त क्या क्या है बोलो? बायोरिएक्टर बनाए तो देंगे बच्चा, उसके लिए शर्त क्या क्या, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ध्यान से सुनना, लॉजिकल है। अगर आपने बायोरिएक्टर बना रहे हो तो सबसे पहले बच्चा उसकी सफाई, यानी उसमें कोई कॉन्टामिनेशन, बैक्टीरिया फंगस पहले से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हीट कर सकते हैं, पंपिंग कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ सारी के सारे के सारे बैक्टीरिया प्रूफ हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर न्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे, यहाँ पर न्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे, न्यूट्रिएंट डाल दो। सर न्यूट्रिएंट में क्या है? शुगर, एमाइनो एसिड, हॉर्मोन्स, जो भी सॉल्ट, मिनरल, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बच्चा लगातार ऑक्सीजन को डिसॉल्व फॉर्म में रखना है, ऑक्सीजन आएगा डिसॉल्व होना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पास इस तरह का एक मोटर सिस्टम लगा दिया, यही ना, मोटर सिस्टम लगा दिया, मोटर सिस्टम ऑन किया, घूमेगा फैन, फैन घूमेगा तो अंदर के तरफ न्यूट्रिएंट को लगातार क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, अंदर की तरफ ऑक्सीजन को लगातार डिसॉल्व करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे घर में आप एक पानी का बोतल लो, उसमें बच्चा सर्फ डाल दो, डिटर्जेंट, और अपने चम्मच से घुमाइए, क्या झाग बन जाएगा? सेम काम हो रहा है, आपने ढेर सारे न्यूट्रिएंट डाल दिया और उसको घुमा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चे चारों तरफ से फोम बन जाएंगे, झाग बन जाएगा, ये झाग बन जाएंगे। और जब झाग बन जाएगा, फोम बन जाएंगे, तो ये बाहर से अब ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेगा, इनटेक नहीं करेगा, तो सर क्या करें, तुम बोलो? सर एक इस पर लगा देंगे। हाँ, एक और फैन यहां लगा देंगे, जब फैन घूमेगा तो ये फोम को हटाएगा, फोम हटाने वाला एक कर दिया, अंदर में मिक्सिंग करने के लिए एक लगा दिया, डन। अब बच्चा बैक्टीरिया डाल दो, बैक्टीरिया आपको डाल दीजिए, अब बैक्टीरिया आराम से लार्ज स्केल में ग्रो करेगा, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है,
पार्टिकुलर पीएच है। सर आपको कैसे मालूम पीएच कितना है? सर टेम्परेचर अगर बढ़ गया, मोटर चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया तो हम लोग यहाँ पर एक जैकेट लगा देते हैं। ये देखिए जैकेट लगा देंगे। सर क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर चाहिए था 37, हो गया बच्चा 40, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जैकेट के अंदर में कोल्ड वाटर डाल देंगे, ठंडा पानी डाल दिया, तो चारों तरफ से ये ठंडा हो जाएगा। सर टेम्परेचर घट गया तो गर्म पानी डाल देंगे भाई, जिससे कि चारों तरफ से हमने टेम्परेचर को कंट्रोल रखे। सर पीएच, अंदर का पीएच कैसे है क्या पता चले? तो आप क्या करोगे, यहाँ पास पीएच मीटर होता है, आप यहाँ से एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन आउट कर लीजिए, बाहर निकालिए, और उसके पीएच को चेक कर लीजिए। अगर पीएच बच्चा 7 रखना था और पीएच अभी बच्चा 6 है, या पीएच 8 हो गए, बेसिक हो गया या एसिडिक हो गया, तो अगर बेसिक हो गया तो कुछ एसिड डाल करके न्यूट्रलाइज कीजिए, 7 पे लाइए। अगर एसिडिक हो गया तो बेस डाल करके कीजिए। तो आप पीएच को भी बैलेंस कर रहे हो, टेम्परेचर को बैलेंस करके रखा है, न्यूट्रिएंट डालते जा रहे हैं, ऑक्सीजन घुलते जा रहा है, बैक्टीरिया का लार्ज स्केल में ग्रो हो रहा है। तो बैक्टीरिया को सफिशिएंट कंडीशन मिला है ग्रो करने के लिए। तो ये कौन से फेज में बैक्टीरिया बच्चा? लॉग फेज में। एनसीईआरटी ने पूछा भी है, अगर तुमने बैक्टीरिया को डाला तो सबसे पहले बैक्टीरिया बच्चा लैग फेज में होंगे। यहाँ पूरा न्यूट्रिएंट है, प्रॉपर ऑक्सीजन है, टेम्परेचर पीएच है, तो ये बच्चा लॉग फेज में होंगे ना, 2, 4, 8 एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। तो बैक्टीरिया यहाँ पर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, लार्ज स्केल में बैक्टीरिया ग्रो करते जा रहे हैं। जब अब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते जाइए, अब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते जाइए और नए फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाइए, फ्रेश मीडियम डालते जाइए, वेस्ट मटेरियल हटा दे जाइए। कंटिन्यूअस कल्चर, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया, कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअसली बच्चे 1 हफ्ते ग्रो करना है, तो हमें नए न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट ऐड करते जाइए, वेस्ट मटेरियल बन गए उसको निकालते जाइए, जिसे बैक्टीरिया लार्ज स्केल में कंटिन्यूअसली ग्रो करे। ठीक है भाई? तो इसी को कहा जीन एक्सप्रेशन। आपके एनसीईआरटी ने कहा बच्चा जीन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, मैक्सिमम ग्रोथ करेगा, मैक्सिमम नंबर बढ़ाएगा, तो अपने जीन का खूब एक्सप्रेशन करेगा। तो यहाँ पर ढेर सारे प्रोटीन बनेंगे, आपके ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन गए, हो गया एक्सप्रेशन। अब क्या करें सर? कुछ रिएक्ट, ये बच्चा सिंपल रिएक्टर है, ये बच्चा कौन सा रिएक्टर है? सिंपल। सर एक स्पार्जर वाला है वो बता दो। ये तो बच्चा सिंपल रिएक्टर है ना। सर स्पार्जर का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए कुछ नहीं करना है, स्पार्जर में बस एक ही चीज डिफरेंस आएगा, ओनली वन थिंग। बोले क्या? ध्यान सुनना, स्पार्जर वाले में एक ही है, न्यूट्रिएंट डाल दो, सब कुछ डाल दो बच्चा। अब आपको करना क्या है कि यहां पास एक ट्यूब ले लीजिए, यहां पर बच्चा एक ट्यूब ले लीजिए, ये ट्यूब, एक ट्यूब ले लीजिए। बोले ठीक। अब ट्यूब से बच्चा बाहर से बहुत प्रेशर से ऑक्सीजन डालिए, बहुत प्रेशर से बच्चा क्या डालना है? ऑक्सीजन। स्पार्जर मतलब बच्चा छोटे छोटे छेद, ये पोर, छोटे छोटे पोर बने, छोटे छोटे पोर बने, स्पार्जर ये होता है, छोटे छोटे पोर। लार्ज स्केल में स्पीड से बच्चा ऑक्सीजन डालिए। तो जब स्पीड से ऑक्सीजन डालिएगा, ऑक्सीजन इस तेजी से डालिएगा, तो ये बच्चा बबल्स बनेंगे, बबल्स बनेंगे। तेजी से आप ढकेल रहे हो, ऑक्सीजन का पंपिंग कर रहे हो, ऑक्सीजन का पंपिंग कर रहे हो, तो ये क्या बन रहे बच्चा? बबल। ये बबल जाके यहाँ पर फटेगा, फटेंगे फटेंगे ना। तो जब बबल फटेगा तो ये बच्चा सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, बबल फटा तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ठीक है? और इस स्पार्जर से फायदा क्या है? अब इतने तेजी से डाल रहे हो जिससे कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो सके, तेजी से ऑक्सीजन ऐड करते जा रहे, ऐड करते जा रहे, यानी वहां पर ढेर सारे ऑक्सीजन घुल सके। अब आप क्या करिए भाई, आपको मालूम है, बाकी तो आपको मोटर सिस्टम लगाना आता ही है, लगा दीजिए भाई। बस यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करने के लिए नीचे से स्पार्जर लगा रहे, जिससे ढेर सारे ऑक्सीजन ऐड होते रहे, घुलते रहे, ऊपर में जाके बबल्स फटे, थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ेगा। पहले सरफेस एरिया ऐसा था, अब बबल्स आ गए तो सरफेस एरिया ऐसा हो गया। सरफेस एरिया बढ़ा तो बाहर से क्या होगा? बाहर से एक्सचेंज आसानी से हो सकता है। ठीक है? बस ये कौन हो गया बच्चा? स्पार्जर। और पहला वाला कौन सा था? सिंपल, सिंपल बायोरिएक्टर। यही आपके एनसीईआरटी। सर लार्ज स्केल में ग्रो होगी, आप क्या करें?
अब आप कर लो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। कौन सा प्रोसेस बोलो? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सर इसमें क्या करते हैं? बैक्टीरिया लार्ज स्केल में ग्रो कर चुके हैं, अब आप उससे उस प्रोटीन को निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हमें उस बैक्टीरिया से उस प्रोटीन को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन। लेकिन सर कैसे करेंगे? उसमें तो ढेर सारे प्रोटीन है, ढेर सारे प्रोटीन है, उनमें से कैसे निकालें? इसीलिए तो बच्चा हमने कहा उसे प्योर फॉर्म में लाइए, प्यूरिफिकेशन। हमने वहां से निकाला, उसे प्योर फॉर्म में लाया बच्चा, प्यूरिफिकेशन। अब वो प्रोटीन लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा दिनों तक काम कर सके, तो इसीलिए क्या करेंगे बच्चा? प्रिजर्वेटिव ऐड कीजिए। प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया तो आइसोलेशन हमने वहां से निकालना है, उसे प्योर फॉर्म में रखना है, प्यूरिफिकेशन, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना है। ये हो गया बच्चा आपका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डन। अब क्या करेंगे सर? अब प्रोडक्ट बन चुके हैं, आइसोलेट भी हो गए, प्योर फॉर्म में भी आ गए, प्रिजर्व भी हो गए। अब इसका टेस्ट कीजिए। टेस्ट मतलब सर, मतलब वो जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो ठीक है, खराब है? सर कहां टेस्ट करें? चूहे पे करके देख लो भाई। सर और खराब निकाल गया तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। सर खराब निकल गया तो पूरा मेरा वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए साइंटिस्ट पहले स्मॉल अमाउंट में वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तुमने वैक्सीन बना लिया बेटा 10,000 लीटर, और मालूम पड़ा बच्चा टेस्ट में खराब हो गया, तब तो बेकार हो गया ना। इसलिए बच्चा स्मॉल स्केल में पहले ग्रो करो, एक ट्यूब में ग्रो कर लो, फिर वहां से आइसोलेट कर लो, प्यूरिफाई कर लो। अब उसको पहले चूहे हुए पे टेस्ट कर लो, फिर ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट कीजिए। कई फेज में होते हैं टेस्टिंग। अगर वो सक्सेसफुल रहे, काम करने लायक है, अप्रूवल मिल गया, गवर्नमेंट ने बोल दिया भैया आप बेच सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट है, सब कुछ मेडिकल से अलाउंस मिल गई, तो लार्ज स्केल में अब उस प्रोडक्ट को ग्रो करो, उसको फॉर्मेशन कराओ। आया बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि पहले बना लो 10,000 लीटर, उसके बाद में टेस्ट कर रहे हो, फेल हो गया, पूरा बर्बाद हो गया तुम्हारा। तो पहले आप स्मॉल ट्यूब में एक्सप्रेस करा लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, फिर टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग में अगर ठीक रहा तो बड़ा लॉट तैयार करवाइए। आई बात? तो एनसीईआरटी में लिखा है इट डिपेंड, टेस्टिंग डिपेंड्स प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमारे पास वैक्सीन है तो हमारा कई सारे ट्रायल होंगे, 3-4 फेज में ट्रायल होते। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाया, 1-2 ट्रायल में हो सकते। कुछ कैंसर का दवा बनाया, हो सकता है 12 ट्रायल करना पड़ेगा, 5 साल ट्रायल करना पड़ेगा। ये तो डिपेंड करेगा आपने प्रोडक्ट कौन सा बनाया है। एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो फिर बेटा मार्केट में आपको लॉन्च करना है। तो ये जो जीन एक्सप्रेशन है ना, उसे कहिएगा बच्चा अपस्ट्रीम। जो आपको जीन का एक्सप्रेशन कराया जिससे लार्ज में प्रोटीन बने, तो उसे कहिएगा बच्चा अपस्ट्रीम। उसके बाद आइसोलेट करके प्यूरिफाई कर लिया तो उसका नाम क्या देंगे? डाउन स्ट्रीम। चलिए अब बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? सर प्यूरिफाई कैसे करेंगे? प्यूरिफाई कैसे करेंगे? उसमें टैग होता है। जैसे मान लो बैक्टीरिया के अंदर में 100 प्रोटीन, तो हम लोग जानबूझ करके अपने इंसुलिन वाले हार्मोन में वो टैग लगा देंगे, वो टैग जोड़ दिया। अब हमने यहाँ पर से एक क्या करेंगे भाई, छन्नी से या इस तरह से हम लोग एक प्रोसेसिंग की, तो जिसमें टैग है वो जाके जुड़ जाएगा, वो रह जाएगा, बाकी प्रोटीन नीचे आने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे। तो जिसमें टैग लगा है, हमारी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इंसुलिन में टैग लगा हुआ था, वो जाके चिपकते चला जाएगा, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। हो गया भाई प्यूरिफाई। तो इसे प्योर फॉर्म में हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही करते हैं हम लोग। चलो यहां तक कर लोगे, यानी बायोटेक तुम्हारा ठीक ठाक है, डन, समझ में आया? तो क्या Yes, हम sir. लोग एक दिन इसी तरह से चैप्टर 2 का भी टेस्ट कर ले तुम्हारा? क्योंकि Yes. ऑर्गेनाइजर पॉपुलेशन तो याद करने वाला है, वो लर्न करने वाला है, तो एक दिन हम लोग कर ले अगले क्लास में। Yes, sir. तो अगले क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर का एक टेस्ट कर लेते हैं, जहां डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का 2 दिन टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट करूंगा मैं, पढ़ाऊंगा कौन? पढ़ाऊंगा केवल बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट है, डाटा वो पढ़ाऊंगा डिटेल से। टेस्ट करूंगा पहले बायोटेक के, फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के, और फिर बायोडाइवर्सिटी को डिटेल से करा। इसके अलावा कोई है क्या? क्या तुम्हें सीवेज ट्रीटमेंट हुआ है? बोलो फटाफट। या पढ़ना है सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर था, करा दूं? ये कर लोगे? उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि इफ्लुएंट क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। करा दूंगा, चलो मैं करा दूंगा एक दिन। चलो तो अगले दिन पढ़ के आइए,
अगले दिन पढ़ के आइएगा कौन सा चैप्टर, बायोटेक का सेकेंड चैप्टर, तो उससे मैं करूंगा क्वेश्चन 100, तो तैयार करके आइएगा, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का 2 दिन टेस्ट करूंगा, 100 क्वेश्चन कराते जाऊंगा, तो तुम्हारा रिवीजन होते जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चा पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में बच्चा पढ़ना है केवल, उसमें मैं क्या कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें पॉपुलेशन वाले में था, मैंने लेक्चर दे दिए। जिन बच्चों ने नहीं किया है ऑर्गेनिज जे शेप एस शेप वाला नहीं किया है, कर लेना, नहीं तो बेटा बैंड बच जाएगा, इतना आसान नहीं है। हाँ, कि कैसे वो ग्रो किया, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट क्या थे, कैरिंग कैपेसिटी क्या थे, जो डेवलप कंट्री वाले कैसे प्लान करते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो कर लेना ना। फिर मैंने बताया था नेटलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, कैसे हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, पूरा न्यूमेरिकल बताया, आर का वैल्यू बताया, स्मॉल बी कैपिटल बी में डिफरेंस बताया, कैपिटल डी स्मॉल डी में डिफरेंस, पूरा मैंने करा रखे। तो मैंने कल ही लेक्चर डाले, जिन बच्चों ने नहीं किया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कर लीजिएगा, वही डिफिकल्ट है, बाकी चैप्टर आसान। चलिए ठीक है, फिर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय।